अब एनर्जी है तो अब माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, लेकिन शरीर के विभिन्न हिस्सों में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा विभिन्न हिस्सों में चाहिए तब ना काम करेगा। उंगली में अलग एनर्जी चाहिए, आंख में अलग एनर्जी चाहिए, स्किन पे अलग एनर्जी चाहिए, पैर को के लिए अलग एनर्जी चाहिए। तो विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में एनर्जी चाहिए तब ना कार्य करेगा। तो उस एनर्जी को कौन लेकर जाता है? तो जो लेकर जाता है उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। जो लेकर जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत मन से कर रहे होंगे, जिसमें मैं आज बायोलॉजी के सेल चैप्टर यानी सेल आप लोग यहाँ पे दिखाई देता होगा। सेल यानी कोशिका से मस्ट पूरे थ्योरी को बिल्कुल प्रैक्टिकल विधि द्वारा पूरे थ्योरी को आप लोगों को समझाएंगे कि कोशिका है तो कोशिका आखिर है क्या, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किसने किया, इसमें लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, इस सब के सब पूरे कंसेप्ट को मैं आपको थ्योरी के माध्यम से पूरे कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। आप लोग मेरे इस चैनल पे बने रहे और शुरू से अंत तक मेरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरे कंसेप्ट एकदम प्रैक्टिकल विधि द्वारा आप लोगों को समझ में आए। तो आइए बात करते हैं कि कोशिका है क्या। कोशिका है क्या यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। मनुष्य का बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी जो है उसका निर्माण एक कोशिका से ही होता मिलकर हुआ है। कोशिका यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई यूनिट पार्ट होती है कोशिका जो है वो साइटोस्केलेटन से बना कोशिका है। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। और इसीलिए कोशिका का बायोलॉजिकल नेम है साइटो, इसीलिए कोशिकाओं का अध्ययन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कोशिकाओं का अध्ययन। तो कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा साइटोलॉजी। यानी कोशिका है तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो। अब इसमें जानेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक यानी सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। रॉबर्ट हुक कब किए? तो 1665 ईस्वी में ये जो है वो मृत कोशिका का खोज किए। मृत कोशिका का खोज। आप लोग जानते हैं कि कोई भी छोटे चीज यानी कोशिका क्या है? बहुत ही छोटा चीज होता है, बहुत ही सूक्ष्म चीज होता है जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोशिका बहुत सूक्ष्म होगा। तो कोई भी छोटे छोटे चीज को हुक से निकालते हैं। तो हुक से आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट हुक यानी मृत कोशिका खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। कब किए? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किए। उसके बाद से जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका को हम लोग बोलते हैं, जीवित को क्या बोलते हैं? लाइव यानी जिंदा। तो लॉ से लीवेनहॉक यानी जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका खोज किया। अब इसमें बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत का बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। देखिए आखिरकार कोशिका सिद्धांत मतलब होता क्या है? जो हम लोग का पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये हाथ हो गया, यहाँ पे कट गया या चोट लग गया, तो यहाँ की बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो मर जाएगी, कुछ कोशिकाएं टूट जाएगी। तो बगल की कोशिकाएं जो है आकर इसकी पूर्ति कर देगी। इसी को हम लोग कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। कोशिका सिद्धांत मतलब होता है हमारे बॉडी में कहीं पे भी चोट लग जाता है, कट जाता है, फूट जाता है, चोट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या होता है कि वो बगल की कोशिकाएं उनको पूर्ति कर देती है। कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं तो और बगल की कोशिकाएं हैं तो उनकी पूर्ति कर देती है। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया।
अब हम लोग बात करेंगे ओवरऑल। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो ओवरऑल तो ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये जो है तरबूजे के आकार का होता है, बड़ा होता है तरबूजे के आकार का, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी कोशिका। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो हमारा माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है माइकोप्लाज्मा, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है और सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में। अब हम लोग मनुष्य में बात करेंगे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे मनुष्य में बात करेंगे। मनुष्य में सबसे जो बड़ी कोशिका है, यानी सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है ओवम यानी अंडारू। ओवम यानी अंडारू। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म यानी शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे लंबी न्यूरॉन होती है न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन यानी ब्रेन में पाई जाती है। यानी सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में अंडाणु, यानी ये जो है फीमेल में अंडाणु पाए जाते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को प्रजनन में ये पूरे के पूरे शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु क्या होता है, कैसे बनते हैं, पूरे ये कंप्लीट कराएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। याद रखिएगा, इसके बाद जो आने वाले वीडियो होंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। छोटी कोशिका पाए जाते हैं स्पर्म, यानी ये मेल में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। न्यूरॉन यानी लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है न्यूरॉन। तो सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है। कोशिका विभाजन तो सबसे ज्यादा कोशिका बनता कहाँ है? तो सबसे ज्यादा कोशिका बनता है लीवर में, मनुष्य के लीवर में। ये दाएं हाथ है तो दाएं हाथ के इधर सामने वाला होता है हमारा लीवर। यहाँ पे हल्का चोट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन इधर एस्प्लीन पाया जाता है। इधर चोट लग जाएगा, कट जाएगा, चाहे कोई चक्कू मार देगा तो इधर इंसान मर सकता है। लेकिन दाएं तरफ अगर लीवर में कोई चक्कू भी मार देगा तो कोनो उसमें सोचने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, कोई मतलब समस्या की बात नहीं है। तो कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? कोशिका विभाजन तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है हमारा लीवर में होता है, जो कि दाएं तरफ होता है। सबसे कम यानी कहेंगे तो होता ही नहीं है न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। जो मनुष्य का ब्रेन है, तो ब्रेन में हमारा कोशिका नहीं पाया जाता है। ये ब्रेन जो है न्यूरॉन का बना होता है, इसलिए आप लोग देखे होंगे जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है दिमाग के डॉक्टर को, यानी दिमाग में नहीं पाया जाता है। आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। इसीलिए पुलिस क्या करती है सड़क पे कि हेलमेट चेक करती है, यानी जो बाइक वाले होते हैं उनका हेलमेट चेक करती है कि उनको कोई क्षति न पहुंचे, एक्सीडेंट के मामले में उनके ब्रेन पर कोई इफेक्ट न करे। इसका अर्थ यह है कि कोशिका विभाजन होता है तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका विभाजन मस्तिष्क यानी ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो लीवर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यकृत। वो कहाँ पाया जाता है? तो दाएं तरफ पाया जाता है हमारा लीवर। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो लीवर यानी यकृत में होता है। और मस्तिष्क में हमारा कोशिका विभाजन नहीं होता है। कभी कभी किसी को देखे होंगे कि एक्सीडेंट के मामला में या चोट लग जाता है तो ब्रेन पे अगर तेजी से चोट लग जाता है तो ब्रेन जख्म हो जाता है, तो दिमाग काम नहीं करता है, तो इंसान को आईसीयू में
भर्ती कर दिया जाता है, तो जब उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है, तो जब ब्रेन का ऑपरेशन किया जाता है तो इसमें जमे हुए ब्लड को जब बाहर निकाला जाता है तब हमारा दिमाग काम करता है। काम कोशिका जो होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है, और कोशिका एक झिल्ली यानी पतली झिल्ली के अंदर बंद रहती है, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया है। तो ये माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया है, ये जो है ये कोशिका है, कोशिका, इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया है। ये जो झिल्ली है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है कौन? कोशिका झिल्ली। इसके अंदर पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिससे मानव बॉडी का निर्माण हुआ है, और उसके अंदर पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो सूक्ष्म है, बहुत ये भी तो सूक्ष्म है, इसको जब माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देख रहे हैं, बड़ा करके, तो इस आकृति में पाया जा रहा है। और इसके अंदर जब देख रहे हैं तो एक तिरछानुमा आकार की एक रचना पाई जा रही है, एक घुमादार एक रचना पाई जा रही है, और इस घुमादार आकृति को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। इस घुमेदार आकृति को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। यानी हम बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब मनुष्य सांस लेता है, यानी ऑक्सीजन जब लेता है, तो ऑक्सीजन आता है फेफड़े में, और फेफड़े में क्या जमा रहता है? ब्लड। और ब्लड एक क्या ले जाता है? सीधे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है, तो यहाँ पे एक साइकिल चलता है। यहाँ पे इसमें इस क्रिस्टी के अंदर एक साइकिल चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक जो संरचना है यानी क्रिस्टी, तो इसी में हमारा ऑक्सीजन श्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन, तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीश्वसन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारा ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल किसमें चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ऑक्सीश्वसन के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी, आप लोग जानते हैं कि एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और 38 एटीपी के दौरान एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है किसके अंतर्गत? तो 38 एटीपी के दौरान एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और एक ग्लूकोज से मिलता है हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऊर्जा मिलता है कितना? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और यही ऊर्जा हमारे बॉडी के विभिन्न भाग में पहुंचता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऊर्जा गिरी, यानी ऊर्जा गिरी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरी बोला जाता है। यानी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरी, यानी पावर हाउस ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा रहा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये हमारा पूरा रहा पावर हाउस ऑफ बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया है तो अब एनर्जी है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, लेकिन शरीर के विभिन्न हिस्सों में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा विभिन्न हिस्सों में चाहिए, तब ना काम करेगा। उंगली में अलग एनर्जी चाहिए, आंख में अलग एनर्जी चाहिए, स्किन पे अलग एनर्जी चाहिए, पैर को के लिए अलग एनर्जी चाहिए। तो विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में एनर्जी चाहिए, तब ना कार्य करेगा। तो उस एनर्जी को कौन लेकर जाता है? तो जो लेकर जाता है उसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। जो लेकर जाता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी शरीर में एनर्जी जो बनता है तो शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाता है। कौन? तो गोल्जी बॉडी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ही छोटा चीज होता है। ये इसको पचकने से इसको डर रहता है, तो ये जब पचक जाएगा तो एनर्जी शरीर के विभिन्न हिस्सों में नहीं पहुंच पाएगा, तो बीमारी होगा। तो क्या करेंगे? इसको सुरक्षा रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए एक दीवार की जरूरत पड़ती है। एक दीवार ऐसे
एक दीवार की जरूरत पड़ती है। इस दीवार को बोलते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस दीवार को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को का कंकाल किसे कहा जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक ऑफ रेटिकुलम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कंकाल। माइटोकॉन्ड्रिया का कंकाल किसको कहते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो प्रकार का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक नंबर होता है हमारा स्मूथ, एक नंबर होता है हमारा स्मूथ, और दूसरा का होता है हमारा रफ। रफ एक नंबर होता है हमारा स्मूथ, दूसरा का होता है हमारा रफ। तो अब स्मूथ है, तो पहले एक नंबर स्मूथ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से रफ के बारे में हम लोग जानेंगे। स्मूथ है तो स्मूथ के दौरान हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। स्मूथ के दौरान हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो शरीर में जो भी वसा मतलब आप लोग समझते हैं फैट यानी इंसान जब मोटा नहीं हो जाता है, तैलीय चीज, जितना भी तैलीय चीज खाता है तो फैट हो जाता है। जैसे सबसे ज्यादा लड़कियां ही फैट्स होती हैं। फैट्स यानी हड्डी है तो हड्डी तो उतना ही रहता है, लेकिन मांस बढ़ जाता है, मांस बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग फैट्स बोलते हैं, फैट्स। तो फैट्स यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है, तो स्मूथ यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्स्ट टाइप है स्मूथ, तो वो बनाता है हमारा वसा और कार्बोहाइड्रेट। अब ये आखिर समझेंगे कि रफ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सेकंड प्रकार है रफ। तो रफ आखिर हुआ तो रफ कैसे हुआ, तो इसमें जब देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो नीचे वाली दीवार है तो इसमें खुरदुरा आकृति में पाया जा रहा है। इस खुरदुरा को जब माइक्रोस्कोप से बड़ा किए तो इसमें पाया जा रहा है हमारा प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन पाए जाने के कारण ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो गया। रफ मतलब हो गया खुरदुरा हो गया। तो प्रोटीन, तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो रफ में। यानी प्रोटीन को हम लोग बोल सकते हैं राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। बोल सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है शरीर में, तो राइबोसोम। अब जो है प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन हमारा दो प्रकार का होता है। प्रोटीन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है 70S और दूसरा होता है हमारा 80S। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। 80S यानी 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब 70S मतलब क्या होता है, 80S मतलब क्या होता है, आप लोग जानिए। ये बताता है बॉडी की आकृति, जीव के बारे में बताता है। यानी बड़े जीव में कौन सा होगा, तो 80S होगा। यानी बड़े जीव को ही सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए। जैसे मनुष्य को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, गाय भैंस भेड़ कुत्ता, ये सब को बड़े जीव में आते हैं, तो इन लोग को ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ये लोग ज्यादा कार्य करते हैं, तो प्रोटीन चाहिए। जैसे कोरोना वायरस हो गया तो सूक्ष्म है तो उसको 70S चाहिए। प्लेग वायरस हो गया तो उसको छोटा चाहिए। मच्छर हो गया तो उसमें 70S चाहिए कोएफिशिएंट। तो ये सिर्फ हमारा रहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और इसके बहुत सारे रसधानी के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।